Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। हम राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और स्वयं प्रभा के द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में मैंने अभी तक उदारवाद के बारे में और रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म के बारे में चर्चा की है। हमने यह समझने का भी प्रयास किया है कि राजनीतिक विचारधारा का क्या अर्थ होता है और अलग अलग दृष्टिकोणों से इसे कैसे देखा जाता रहा है। आज के अपने व्याख्यान में, आज की अपनी चर्चा में और इसके बाद एक और एपिसोड में मैं मार्क्सवाद के बारे में बातचीत करूंगा। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में हम अक्सर अपने आसपास के परिवेश में भी जिक्र पाते हैं और कई बार जो लोग मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं उन्हें कम्युनिस्ट कह के भी संबोधित किया जाता है। कई बार अलग अलग तरीके के मार्क्सवादी होते हैं जो कि हमारे आम जनजीवन में मौजूद होते हैं, जिनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मार्क्सवाद की किसी स्रोत से जुड़ी होती है। लेकिन उसमें से कुछ होते हैं जो कि पूरे तौर पर एक पार्टी के शासन की स्थापना की वकालत करते हैं। कुछ होते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से मार्क्सवादी सिद्धांतों के माध्यम से एक व्यवस्था निर्मित करने की बात करते हैं। कुल मिलाकर मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट एक ऐसा शब्द है जो कि हमें अपने लोकतांत्रिक जीवन में भी बार बार मिलता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में भी बहुत सारे मार्क्सवादी समूह मौजूद हैं। हमारे देश में मार्क्सवाद को मानने का दावा करने वाले अनगिनत समूह हो सकते हैं। कोई एक पार्टी सिर्फ यह दावा नहीं करती वो मार्क्सवादी है। कई बार मार्क्सवाद को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर विचारधारा की तरह ही मार्क्सवाद के भीतर भी कई तरह की अंतरधाराएं मौजूद हैं और हमें यह समझने की जरूरत है कि हम किस रूप में मार्क्सवाद के बुनियादी तत्वों को समझें। ये जो 2 लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि मैं आपको मार्क्सवाद के बुनियादी तत्वों के बारे में जानकारी दे दूं। अब बुनियादी तत्वों से मेरा तात्पर्य यह है कि जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो किस तरीके से उसमें जो विचार आए हैं, जो या तो वो उदारवाद की समीक्षा से जुड़े हुए विचार हो सकते हैं या एक कम्युनिस्ट समाज के निर्माण से संबंधित विचार हो सकते हैं या वर्ण संघर्ष से संबंधित विचार हो सकते हैं या शोषण की अवधारणा हो सकती है, उसका क्या रूप है। और उसी तरीके से मार्क्सवाद के भीतर जो एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है एलियनेशन या अलगाव की, उसका क्या मतलब है और उसके बारे में खुद मार्क्स ने कैसे लिखा और मार्क्स के बाद के जो चिंतक या विचारक थे उन्होंने किस प्रकार इन पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो निश्चित रूप से जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए लेखन की ही बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स का योगदान मार्क्सवाद के भीतर सबसे ज्यादा है, लेकिन कार्ल मार्क्स की तरह ही फ्रेडरिक एंगल्स ने भी उसमें योगदान दिया, लेनिन ने भी उसमें योगदान दिया, स्टालिन ने भी उसमें कुछ तत्वों को जोड़ा, कई अन्य विचारकों ने उसमें अलग अलग तत्वों को जोड़ने की कोशिश की। उसी तरीके से अलगाव या एलियनेशन के सिद्धांत के माध्यम से जो मार्क्सवाद की एक मानववादी या ह्यूमनिस्ट व्याख्या उभर कर सामने आई, उसमें भी बाद में कई सारे चिंतकों ने अलग अलग पहलुओं को जोड़ा। उन्होंने विज्ञान की भूमिका के बारे में, विचारधारा की भूमिका के बारे में कई तरह के विचार रखे। तो हम यह ध्यान रखेंगे कि मार्क्सवाद की बात सिर्फ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन से नहीं है, बल्कि यह एक लंबी धारा का प्रतिनिधित्व करता है मार्क्सवाद, जिसके भीतर बहुत सारे विद्वानों ने अपना योगदान दिया और बहुत से विद्वान अभी भी अपना योगदान दे रहे हैं। यानी कि इन सभी विद्वानों ने कुछ बुनियादी बातों को स्वीकार किया, लेकिन अपने पहले के मार्क्सवादियों या खुद कार्ल मार्क्स के लेखन में काफी कुछ संशोधन किया और नए तत्वों को जोड़ने की कोशिश की। आज का ये जो पूरा लेक्चर है उसमें हम जिसे हम क्लासिकल मार्क्सवाद कहते हैं, जिसमें कि
इतिहास का जो आखिरी लक्ष्य है वो कम्युनिस्ट समाज की स्थापना से जुड़ा हुआ है, और जिसमें यह बताया जाता है कि किस तरीके से उस कम्युनिस्ट समाज की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। आज के इस पूरे लेक्चर में हम उसी मार्क्सवाद को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारे पास आज के लेक्चर में समय रहा तो हम उसकी आलोचनाओं को भी देखेंगे, लेकिन अगर समय नहीं रहा तो मैं अगला लेक्चर उसकी आलोचना से शुरू करूंगा, और उसके बाद हम एलिनेशन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य रूप से जब हम कार्ल मार्क्स के लेखन की बात करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कार्ल मार्क्स का लेखन सिर्फ कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और 1883 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके लेखन में, उनके अधिकांश लेखन में फ्रेडरिक एंगल्स का भी साथ रहा। मार्क्स ने कई पुस्तकें अकेले लिखी थी, ठीक उसी तरीके से एंगल्स ने भी कई पुस्तकें अकेले लिखी थी, लेकिन इन दोनों ने साथ में भी कई पुस्तकें लिखी, मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और अगर कोई पुस्तक उन्होंने अकेले लिखी है, साथ मिलकर नहीं लिखी है, तब भी इनके बीच में लगातार पत्राचार के माध्यम से संवाद होता रहा। तो इनके विचारों पर साफ तौर पर एक दूसरे का प्रभाव देखा जा सकता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शब्द लेते हैं, मार्क्सवाद के भीतर या क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म शब्द का काफी ज्यादा कोई एक निश्चित प्रयोग नहीं किया गया है, पर मार्क्सवाद के भीतर इस शब्द को बार बार लेके आया जाता है। मार्क्स के लेखन में द्वंद्वात्मकता और भौतिकवाद अर्थात आर्थिक कारकों की प्राथमिकता का तत्व मौजूद है, लेकिन उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है, इसको कुछ देर बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि मार्क्स ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वो जो लेखन कर रहे हैं वह एक सुसंगठित वैज्ञानिक विचार है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके मित्र और सहयोगी एंगल्स ने मार्क्सवाद को एक वैज्ञानिक चिंतन का दर्जा दिया, और उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को इसके सबसे महत्वपूर्ण कारक की संज्ञा दी। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मकता या डायलेक्टिक्स का जो सिद्धांत है वो हीगेल से ग्रहण किया था, और इसमें जहां हीगेल ने विचारों के स्तर पर द्वंद्वात्मकता का प्रयोग किया था, वहीं मार्क्स ने इसका प्रयोग भौतिकवादी स्तर पर किया था। यानी कि हीगेल यह बोलते हैं और यह भी माना जाता है कि मार्क्स अपने शुरुआती जीवन में यंग हीगेलियन थे। तो जहां हीगेल यह बताने की कोशिश करते हैं कि विचारों के स्तर पर वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति होती है, और यानी कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की, और इसी से वैचारिक यात्रा आगे बढ़ती है और फिर वो मूर्त रूप में दुनिया में भी आती है। और वही मार्क्स ने इस विचार को तो स्वीकार किया कि पहले एक वाद की या थीसिस की स्थिति होती है, उसके बाद एंटीथीसिस की स्थिति आती है, और उसके बाद दोनों के नेगेटिव एलिमेंट्स या नकारात्मक तत्वों के मिलने से एक सिंथेसिस की स्थिति आती है। लेकिन उन्होंने आर्थिक स्तर पर होने वाले या भौतिक स्तर पर होने वाले बदलावों पर इसे लागू किया। और इस संदर्भ में मार्क्सवाद के भीतर तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्होंने मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि आर्थिक आधार पर जो बदलाव हो रहे हैं वह एक प्राथमिक अवधारणा के रूप में है, और इस संदर्भ में जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर की अवधारणा है, जिसे बहुत से मार्क्सवादी आज भी स्वीकार करते हैं, वह एक महत्वपूर्ण विचार है। प्रीफेस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स ने आधार और अधिरचना यानी कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर के रूपक का इस्तेमाल किया था, और मार्क्स ने यह कहा कि आधार में उत्पादन प्रणाली होती है, जो बेस होता है, जो आधार होता है, उसमें उत्पादन प्रणाली होती है। यह उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों से मिलकर बनती है। उत्पादन की शक्तियों या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति शामिल होती है, और उत्पादन संबंधों में सामाजिक विन्यास और परस्पर विरोधी वर्ग सम्मिलित होते हैं। तो एक तरफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है और दूसरी तरफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होता है। जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की शक्तियां होती हैं वही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को तय करती हैं, और उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं, और ये सब बेस में ही होता है, और ये जो उत्पादन की शक्तियां होती हैं उसमें क्या एक तरीका है उत्पादन करने का और किस तरीके का लेबर फॉर्म है वो शामिल होता है। और जो उत्पादन के सामाजिक संबंध होते हैं उसमें दो परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं,
और मार्क्सवाद में यह माना जाता है कि इतिहास के हर दौर में यह स्थिति रहती है जब तक कि साम्यवाद की स्थिति ना आ जाए। और जो सुपर स्ट्रक्चर या अधिरचना होता है, तो बेस हो गया आर्थिक स्तर, और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसमें कानून और राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, नैतिक आदर्श और सामाजिक प्रथाएं शामिल होती हैं। मार्क्स ये मानते हैं कि कई मौकों पर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वह ऑटोनोमस भूमिका निभाता है, किंतु आखिरी स्तर पर आधार की ही सर्व प्रमुख भूमिका होती है। इसका अर्थ यह है कि कई मौकों पर जो कानून है, राजनीतिक व्यवस्था है, धर्म है, नैतिक आदर्श है, वो भी प्रभाव डालते हैं बेस पर, आधार पर या आर्थिक संबंधों पर, लेकिन आखिरी विश्लेषण में जो आधार होता है या बेस होता है उसी की सर्वप्रमुख भूमिका होती है। तो इस लिहाज से मार्क्स के भीतर, मार्क्सवाद के भीतर, जो क्लासिकल मार्क्सवाद है उसके भीतर यह माना गया कि आखिरकार जो एक इकोनॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, जो आर्थिक तत्व होते हैं, वही समाज की दिशा को प्रभावित करते हैं। हालांकि कई बार जो दूसरे मार्क्सवादी हैं उन्होंने इसकी आलोचना भी की और उन्होंने यह कहा कि हमें जो सुपर स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी काफी महत्व देना चाहिए, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स आर्थिक आधार पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, शायद उससे ज्यादा प्रभाव डालते हैं जितना मार्क्स कह रहे हैं। लेकिन हमें कार्ल मार्क्स के लेखन के इस बिंदु को याद रखना होगा कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं वो कभी कभी बेस यानी कि आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आखिरी विश्लेषण में जो स्थिति होती है उसमें सुपर स्ट्रक्चर की भूमिका सीमित हो जाती है और जो आर्थिक कारक होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी आधार पर मार्क्सवाद के भीतर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि यह माना जाता है कि अगर हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हिस्ट्री की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल करें तो एक हमारे पास व्याख्या आती है जिसमें पूरा इतिहास जो होता है वह कई भागों में बटा होता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें यह कहा जाता है कि एक आदिम साम्यवादी अवस्था होती है, और आदिम साम्यवादी अवस्था में लोग जो होते हैं, चूंकि उत्पादन सामुदायिक स्तर पर होता है, सभ्यता का बहुत विकास नहीं हुआ होता है, तो लोग एक तरीके के साम्यवादी अवस्था में होते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है स्लेव ओनिंग सिस्टम, जिसमें कि धीरे धीरे जो कुछ लोग होते हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो जाता है वो दूसरे लोगों को दास बनाने लगते हैं। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम आता है जिसमें कि कुछ लोगों का उत्पादन के साधनों यानी कि भूमि पर कब्जा हो जाता है और बाकी सारे लोग जो होते हैं वो सर्फ या भूदास में तब्दील हो जाते हैं। और उसके बाद जब सामंती व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो पूंजीवादी व्यवस्था आती है, और पूंजीवादी व्यवस्था के बाद जो आखिरी चरण आएगा मार्क्स के हिसाब से वह चरण साम्यवाद का होगा। तो मार्क्सवाद में सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि क्लासिकल मार्क्सवाद का अनुसरण करने वाले जितने भी विद्वान हैं उनका यह मानना है कि आखिरकार जो लक्ष्य है वो कम्युनिज्म की प्राप्ति करना ही है। और मार्क्स ने अपने लेखन में इतिहास के अन्य चरणों की व्याख्या की और यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से परिवर्तन आर्थिक कारकों के कारण होता है, लेकिन उनकी जो मुख्य व्याख्या है वह पूंजीवाद के कार्य करने के तरीके से जुड़ी हुई है कि आखिर पूंजीवाद में किस तरीके से शोषण होता है, किस तरीके से जो अलग अलग समूह हैं वह समस्याओं का सामना करते हैं। और इसी आधार पर मार्क्स की जो पूरी व्याख्या है उसमें यह बात सामने आती है कि हम जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत है उसके माध्यम से पूंजीवाद की चीजों को देख सकते हैं। तो अगर हम पूंजीवादी शोषण को समझें और अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत को देखें तो वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर। पूंजीवाद जो है वह दूसरी गैर पूंजीवादी प्रणालियों से इस अर्थ में अलग है कि इसमें ताकत के जोर से सीधे दखल दिए बिना ही शोषण होता है। और जो पहले की जो व्यवस्थाएं थी मार्क्स और एंगल्स से मानते हैं उनमें सीधे तौर पर पता चलता था कि किस व्यक्ति के द्वारा किस व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, पर यहाँ पर सीधे तौर पर बल प्रयोग नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से शोषण किया जाता है। पहले की उत्पादन प्रणालियों में शोषण पूरी तरह स्पष्ट या पारदर्शी था। मसलन किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा जमींदार को दे देता था और फिर उसकी जमीन पर कुछ दिनों तक काम करता था। पूंजीवाद उदारवादी मूल्य पर आधारित होने का दावा करता है। यहाँ शोषण पूरी तरह से
आर्थिक संसाधनों पर आधारित होता है। अब उदारवादी मूल्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर उदारवादी मूल्यों के भीतर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह अपने आप में स्वायत्त होता है और एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में वह यह निर्णय लेने में समर्थ होता है कि उसे अपना श्रम बेचना है या नहीं बेचना है। कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि ये जो उदारवादी मूल्य होते हैं, जिसमें व्यक्ति को रैशनल या तार्किक माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति के पास कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं होती हैं, उसके पास अपने आत्म स्वामित्व या सेल्फ ओनरशिप का अधिकार होता है, वह सिर्फ एक छलावा या दिखावा है। क्योंकि जब आर्थिक आधार पर शोषण होता है तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो काम के लिए संघर्ष करे। क्योंकि जो श्रम होता है उसका लगातार शोषण होता है, लोगों के पास काम की कमी होती है, तो जो एक स्वायत्तता होती है काम ना करने के अधिकार की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके से अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। अब पूंजीवाद के भीतर शोषण कैसे होता है, इसे प्रस्तुत करने के लिए मार्क्स ने जो सरप्लस थियरी दी है या अतिरिक्त पूंजी का जो सिद्धांत दिया है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मार्क्स के अनुसार जो पूरा एक उत्पादन प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था में होती है, उसमें ये जो एक पूरी व्यवस्था होती है उसमें 4 तत्व होते हैं जिनके आधार पर उत्पादन हो सकता है। और इन चारों तत्वों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो सरप्लस वैल्यू होता है उसको किस तरीके से पूंजीपति अपने हिस्से में ले लेता है। और ये 4 तत्व हैं, लैंड या भूमि, कैपिटल या पूंजी, टेक्नोलॉजी या तकनीक, और श्रम या लेबर। अब मार्क्स का यह कहना है कि भले ही हम भूमि, पूंजी और तकनीक को एक जगह लाकर रख दें, लेकिन जब तक उसमें श्रम नहीं लगेगा तब तक से कोई उत्पादन नहीं होगा। और इसीलिए जो श्रम होता है, जो लेबर होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले मूल खर्च से ज्यादा जो भी अर्जित होता है, मार्क्स कहते हैं कि उस पर लेबर का या श्रमिक का अधिकार होता है, उसी का अधिकार होना चाहिए। और वो यह कहते हैं कि जो उत्पादन का जो मूल खर्च है उससे ज्यादा जो भी उत्पादन होता है वह सरप्लस वैल्यू के रूप में होता है। लेकिन हकीकत में पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि इस सरप्लस वैल्यू पर जिसपे कि लेबर या वर्कर का अधिकार होना चाहिए, उस पर कैपिटलिस्ट जो होता है वो अपना कब्जा, या पूंजीपति जो होता है वो अपना कब्जा जमा लेता है। और यहीं पर शोषण होता है, यही शोषण का रूप है। यानी कि जो सरप्लस वैल्यू जो कि श्रमिक वर्ग के पास, वर्किंग क्लास के पास जाना चाहिए, वह पूंजीपति के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और मार्क्सवादी यह मानते हैं, मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि श्रमिक द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन पूंजीपति द्वारा उसे दिए जाने वाले वेतन की तुलना में काफी ज्यादा होता है। और चूंकि जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर आधारित होता है, इसीलिए जो कैपिटलिस्ट होता है वह अपने श्रमिकों को, मार्क्सवाद में माना जाता है कि कम से कम वेतन देता है और वह उत्पादन की लागत को घटाना चाहता है और इसी से वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। तो इससे जो श्रमिक की स्थिति होती है वह लगातार खराब हो जाती है। और इस संदर्भ में जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है उसके भीतर पूंजीवादी राज्य का विश्लेषण भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के मामलों का प्रबंधन करती है, यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। यानी कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो एक तरीके से नियंत्रित करता है आधुनिक राज्य को। मार्क्स ने सिविल वॉर इन फ्रांस में तथा एंगल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली में यह तर्क दिया है कि कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि राज्य के भीतर विभिन्न वर्गों की शक्ति तकरीबन बराबर हो। ऐसे में राज्य सत्ता इनके बीच मध्यस्थ की भूमिका में आ जाती है और कुछ समय तक इनसे स्वायत्त हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब शोषण होता है, तो राज्य जो है वो जो रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग है, उसके हाथ का एक हथियार बन जाता है। और मार्क्सवाद के भीतर इसी संदर्भ में जो क्लास कॉन्शियसनेस या वर्ग चेतना और क्लास स्ट्रगल की बात है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्क्स हम मानते हैं कि पूंजीवाद में मुख्य रूप से 2 वर्ग, श्रमिक और पूंजीपति वर्ग होते हैं।
पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और श्रमिक वर्ग अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरीके से पूंजीपति पर निर्भर होता है। पूंजीवाद के आरंभिक चरणों में कई अन्य वर्गों का भी अस्तित्व होता है, किंतु पूंजीवाद मुनाफे पर आधारित व्यवस्था होती है। इसके कारण धीरे धीरे अन्य वर्ग भी सर्वहारा वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं। मार्क्स ने अपने राजनीतिक चेतना के आधार पर पूंजीवाद के भीतर श्रमिक वर्ग के दो स्तर बताए हैं। पहला अपने आप में वर्ग और दूसरा अपने नजर में वर्ग। अब अपने आप में जो वर्ग की जो मार्क्स की जो अवधारणा है उस पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एक समूह है जिसे बाहर से देखकर कोई भी यह कह सकता है कि ये लोग अपने आप में एक वर्ग की तरह हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एक दूर से देखते हैं कि बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो तकरीबन एक जैसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वे अपने आप में एक वर्ग की तरह हैं, ठीक है, और क्लास इन इटसेल्फ हैं। लेकिन जब उनके अंदर राजनीतिक चेतना आ जाती है तो राजनीतिक चेतना आ जाने के बाद वो सारे व्यक्ति अपने आप में क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं और यानी कि वो यह समझने लगते हैं, सभी जो एक स्थिति में होते हैं, कि उनकी जो भी जरूरतें हैं, उनकी जो भी एक समस्याएं हैं वो सब एक जैसी हैं और वो इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं और यदि वो ऐसा करते हैं तभी वो इन समस्याओं से बाहर निकलने में समर्थ हो पाएंगे। और इस संदर्भ में जो पार्टी या दल की जो भूमिका है उसके बारे में भी मार्क्सवाद में एक महत्वपूर्ण विचार रखा जाता है। उसमें मार्क्स और एंगल्स यह मानते हैं कि जो संगठन में जो एक बहुत तरह के रूप होते हैं उसमें दल भी होता है। हालांकि श्रमिक वर्ग की सैद्धांतिक चेतना और स्वतः स्फूर्त आत्म गतिविधि पार्टी की उनकी संकल्पना के अस्थायी तत्व का काम करती है और एक दूसरे के अनुपूरक की भूमिका निभाती है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि वो ये मानते हैं कि एक जो सैद्धांतिक स्तर पर श्रमिकों के भीतर समझ जो है वह स्पॉन्टेनियसली स्वतः स्फूर्त तरीके से आती है और स्वतः स्फूर्त तरीके का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अगर लोग धीरे धीरे जब अपनी स्थिति को समझते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि वो एक तरीके से शोषण का शिकार हो रहे हैं और उन सब के भीतर ये राजनीतिक चेतना आती है कि उन्हें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो पार्टी की जो उनकी अवधारणा है उसमें लोगों को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन बाद के दौर में अगर हम देखें तो सभी चिंतक जो हैं उन्होंने इस पहलू को पर काम किया। लेनिन ने जिन्होंने कि सबसे पहले मार्क्सवाद को व्यावहारिक रूप पर व्यवहारिक धरातल पर उतारने की सफल कोशिश की, उन्होंने पार्टी में एक वैनगार्डिज्म के तत्व को जोड़ा। वैनगार्डिज्म या अगुआ दस्ता का मतलब लेनिन के हिसाब से क्या है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक तरीके से प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी होते हैं, जो कि स्थिति को, उसकी जटिलता को, उससे जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये लोग फिर जो अन्य लोग होते हैं पार्टी के भीतर उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने का काम करते हैं ताकि सभी लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना का विकास हो। यानी कि लेनिन यह मानकर चलते हैं कि पार्टी में कुछ लोग जो होते हैं वह बाकी लोगों की तुलना में स्थिति की जटिलता को ज्यादा गहराई से समझते हैं और वो लोग जो हैं वो क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं और बाकी लोगों को शिक्षित करने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण हम मार्क्स और एंगल्स की राइटिंग में नहीं देखते हैं। बाद में अगर हम अन्य देशों में हुए क्रांतियों को देखें तो उसमें हम यह पाएंगे कि एक जो पूरी स्थिति उभर कर सामने आई विभिन्न देशों के भीतर, उसमें भी पार्टी की इसी सिद्धांत को वैनगार्डिज्म को अपनाया गया। कई बार वैनगार्डिज्म की आलोचना भी की जाती है। हम यह देखेंगे कि किस तरीके से क्रांति के बाद वैनगार्डिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के आधार पर एक अभिजन शासन के रूप में बदला या कम से कम उसका खतरा उसके साथ आया। तो ये जो परिवर्तन बाद के मार्क्सवादियों ने किया उसे कई बार एक खतरनाक प्रपोजिशन या खतरनाक प्रस्ताव के रूप में भी देखा गया। आगे जब हम क्रांति के बाद की स्थिति की बात करेंगे तो हम इस पहलू पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे।
अब अगर हम क्रांति की पूरे विचारों की बात करें तो मार्क्सवाद के भीतर यह विचार सामने आता है कि चूंकि जब वर्ग के भीतर रहने वाले समूहों को यह एहसास हो जाता है कि वो लगातार शोषण का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और जब उनके भीतर ये चेतना आ जाती है तो वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देते हैं और इस क्रांति में सर्वहारा वर्ग के पास अपनी बेड़ियों के अलावा होने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो लगातार शोषण के शिकार होते हैं, ऐसा मार्क्स और एंगल्स मानते हैं। मार्क्स और एंगल्स क्रांति में हिंसा के प्रयोग के संबंध में वो शुद्धतावादी नजरिया नहीं अपनाते, अर्थात वे नहीं कहते हैं कि ऐसी क्रांति में हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वे हिंसा को क्रांति का मुख्य तत्व नहीं मानते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हिंसा है वह क्रांति के लिए मिडवाइफ या दाई के रूप में होता है, एक सहयोगी भूमिका उसकी हो सकती है। और अगर मिडवाइफ या दाई के प्रयोग के बिना ही क्रांति हो सकती है तो वो उन्हें इससे कोई गुरेज नहीं है। वो यह नहीं मानते हैं कि क्रांति के लिए हमेशा ही हिंसा की जरूरत है। अब यहाँ जो एक मुख्य तत्व है मार्क्सवाद के भीतर, सर्वहारा तानाशाही की तरफ जाने से पहले हम इस पहलू को समझने का प्रयास करेंगे कि जो लेनिन है उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ जो श्रमिक वर्ग को जोड़कर क्रांति करने की बात है उसको और ज्यादा विस्तृत बनाया जाए और उसमें जो देहाती इलाकों के लोग हैं उन्हें भी सम्मिलित करने की कोशिश लेनिन के द्वारा की गई। और जब माओ ने पूरी तरीके से एक क्रांति करने का प्रयास किया अपनी पार्टी के माध्यम से चीन में, तो उनके द्वारा की गई क्रांति मुख्य रूप से एक किसानों की क्रांति थी और क्रांति के अलग अलग स्वरूप भी सामने आए। मिसाल के तौर पर माओ ने एक अलग तत्व जोड़ने की कोशिश की और बाद में उसे माओवाद के रूप में जाना गया, अभी भी वो मौजूद है, जिसमें उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की, जिसका इस्तेमाल बाद में क्यूबा में भी कई लोगों ने किया। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस रूप में मार्क्स ने क्रांति की बात की, बाद में उसमें कई तरीके के बदलाव अन्य देशों में हुए, यानी कि जहां मार्क्स श्रमिक वर्ग की बात करते हैं वही लेनिन इससे आगे बढ़ते हैं और माओ पूरी तरीके से एक किसानों की क्रांति करने की बात करते हैं। क्यूबा में भी फिडेल कास्ट्रो के द्वारा इसी तरीके का प्रयास किया गया। तो ये एक अलग अलग तरीके से ये क्रांति किस तरीके से हो सकती है, पार्टी की भूमिका कैसे हो सकती है, इस पर अलग अलग तरह की अवधारणाएं मार्क्सवाद के भीतर होने वाली चर्चा में उभर कर सामने आई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे स्तर पर अगर हम आगे बढ़ें और हम यह देखें कि किस तरीके से क्रांति के बाद की स्थिति होती है, तो यहाँ भी कई तरीके की विवादास्पद पहलू मिलते हैं मार्क्सवाद के भीतर, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती रही है। और इसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की अवधारणा भी काफी विवादास्पद मानी जाती रही है। मार्क्स और एंगल्स यह मानते हैं कि क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थिति आती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि क्रांति के बाद श्रमिक वर्ग के लोगों का शासन हो जाएगा और धीरे धीरे अपने शासन की स्थिति को वो मजबूत करने का काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि मार्क्स और एंगल्स से स्वीकार करते हैं कि क्रांति होने के तुरंत बाद यह स्थिति नहीं आने वाली है कि पूंजीवादी समाज के तत्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी समाज का समर्थन करने वाले तत्व हैं उन्हें धीरे धीरे नियंत्रित करने और आवश्यकता के अनुसार दमनकारी नीतियों को अपनाने की जरूरत होगी और इसी के माध्यम से जो श्रमिक वर्ग द्वारा नियंत्रित राज्य होगा वो धीरे धीरे ऐसी नीतियों को अपनाएगा जिससे श्रमिकों की स्थिति मजबूत होगी और पूंजीवादी तत्व कमजोर होंगे। और इस तरीके से जो मार्क्स और एंगल्स हैं वो यह मानते हैं कि क्रांति के तुरंत बाद राज्य या निजी संपत्ति पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा और राज्य का उपयोग श्रमिक वर्ग द्वारा अपने हितों को पूरा किए जाने के लिए होगा। समाजवाद की तरफ की जो अवधारणा है मार्क्सवाद में, उस पर आगे बढ़ने से पहले हमें डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बारे में थोड़ा और गहराई से बात करने की जरूरत है। जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की जो पूरी अवधारणा है उसकी जो मूल बात है वह यह है कि सीधे तौर पर हम समाजवाद या साम्यवाद की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
और जब हम लेनिन के डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की अवधारणा की बात करते हैं, या फिर वेंगार्डिज्म यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो अगुआ के रूप में होते हैं, इस विचार की बात करते हैं, तो कुछ समस्याएं भी सामने आने लगती हैं इस विचार के माध्यम से। अब जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का आइडिया है उसे आप समझने की कोशिश करें। इसमें यह माना जाता है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं वो ऊपरी स्तर के लोगों को चुनेंगे। एक स्तर पर मान लीजिए कि ये उदाहरण है कि अगर गांव स्तर के लोग हैं तो उन्होंने जिला स्तर के लोगों को चुना, जिला स्तर के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में राज्य स्तर के लोगों को चुना, राज्य स्तर के लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के लोगों को चुना, राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिट ब्यूरो हो गया और फिर उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या महासचिव हो गए। तो ये या फिर उसके नेता जो कहे जाएंगे ये हो गए। अब ये तो हो गया नीचे से ऊपर तक किस तरीके से संगठन निर्मित होगा। अब जो डिसीजन होगा वो ऊपर से होगा और वो जो डिसीजन होगा वो ऊपर लिया जाएगा और बाकी जो नीचे के लोग होंगे वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। अब इसमें खतरा यह है कि जो नीचे की आवाज होती है कई बार उसका पूरी तरीके से दमन हो सकता है, या हो सकता है कि वो एक ऐसी स्थिति के रूप में सामने आ जाए जहां पर जो भी ऊपर के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाए उसे यह कहा जाए कि वो पार्टी लाइन को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसे गद्दार की संज्ञा दी जा सकती है, उसे मारा जा सकता है, या उसे पार्टी से निकाला जा सकता है, या उसे क्रांति का दुश्मन करार दिया जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति आ सकती है और मार्क्सवाद के माध्यम से जहां जहां क्रांतियां हुई उसमें कई स्थानों पर ऐसी स्थिति आएगी। दूसरा, जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में यह कहा गया है कि क्रांति के बाद जो पूंजीवादी तत्व होंगे जो क्रांति को सैबोटेज करने की या उसे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके खिलाफ दमन होगा। अब इसमें जो इतिहास से हमें पता चलता है वह खतरा जो होता है और जो खतरा सामने आया वह यह कि बहुत सारे तत्वों को जो कि पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ होते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ होते हैं जो कि क्रांति करती है, उसे यह कह दिया जाता है कि ये असल में बहुत ही खतरनाक से तत्व हैं और इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और जब तक हम इन्हें नियंत्रित नहीं करते हैं तब तक हम क्रांति को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन के क्रांति के बाद लेनिन ने भी अपने शासन के शुरुआती समय में कुछ समूहों के खिलाफ इसी तरह की नीति अपनाई और स्टालिन तो इस नीति को अपनाते हुए काफी आगे चले गए। स्टालिन की जो के समय में, उनके शासन के समय में उनके बहुत सारे विरोधियों को क्रांति का दुश्मन करार दिया गया। पार्टी के अंदर ही इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि जो भी स्टालिन की बातों को नकारता है वो असल में कम्युनिस्ट शासन का या क्रांति का ही विरोधी है। इसके अलावा एक और चीज हुई और वह यह कि जो लोकतांत्रिक तत्व हो सकता है एक शासन व्यवस्था के भीतर, वह एक पार्टी के शासन के कारण खत्म ही हो गया, पूरी तरीके से खत्म इसको मान सकते हैं। और जब स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे, किसान थे, उनकी जमीनों को लेकर राज्य द्वारा नियंत्रित खेती की बात की, तो बहुत से लोगों ने अपनी संपत्ति या अपनी जमीन देने से इनकार किया, कई सारे लोगों का कत्ल किया गया। उसके आंकड़ों को लेकर अभी भी विवाद होता है, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल बना और यह माहौल सिर्फ सोवियत यूनियन में ही नहीं बना, चीन में भी बना और कई अन्य देशों में जिन्होंने बाद में कि कम्युनिस्ट शासन को अपनाया वहां भी इस तरीके का माहौल बना कि जो लोग पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे उन्हें पूरी तरीके से क्रांति का, साम्यवाद का दुश्मन करार दिया जाएगा, देश का गद्दार साबित कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ, ऐसी प्रक्रिया चली, लोगों को एक तरीके से मारा गया, ठीक है, उन्हें देश से बाहर निकाला गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी वह एक सैद्धांतिक स्तर पर जो एक कंफ्यूजन की स्थिति मार्क्सवाद के भीतर मौजूद है उससे भी थी, क्योंकि जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात की गई तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या स्थान होगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं की गई। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि मार्क्स यह मानते थे कि जो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं, किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका यह कहना था कि पूंजीवाद के भीतर इस तरीके के जो मूल्य होते हैं वो असल में शोषण को छिपाने का काम करते हैं। वो एक फकाड़, एक दिखावा के, एक मोटे शोषण को छिपाने वाले एक मोटे पर्दे का काम करते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर सब अच्छा है पर अंदर में शोषण चल रहा होता है।
और फिर वो ये मानते थे कि जब एक बार कम्युनिज्म की स्थिति आ जाएगी तो फिर अलग से हमें इस तरीके के अलग अलग मूल्यों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उनके इन विचारों की या सैद्धांतिक मार्क्सवाद के भीतर जो एक सैद्धांतिक अस्पष्टता भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं विभ्रम या भ्रम की जो स्थिति रही, उसके कारण से लोकतांत्रिक मूल्यों का काफी दमन हुआ। अब मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि इसके बाद जो एक स्थिति आती है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बाद, वह स्थिति होती है समाजवाद की। और यह माना जाता है कि एक समय के बाद जबकि क्रांति के जो भी दुश्मन होते हैं उनका दमन कर दिया जाए, या लगातार राज्य के नियंत्रण में उत्पादन होते रहे, तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर पर्याप्त स्तर पर समृद्धि की स्थिति हो। अब मार्क्स ने समाजवाद की एक परिभाषा दी और उन्होंने यह कहा कि इसमें जो राज्य होता है उसका अस्तित्व कायम होता है, और हर व्यक्ति को, और कुछ हद तक संपत्ति का अधिकार भी होता है, और हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की आजादी होती है और उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाता है। तो ये जो एक समाजवाद की स्थिति होती है, इसमें इसके बारे में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वो कई सारे ऐसे पहलू भी हुए बाद में समाजवाद के भीतर, जिसमें कि इस बात को स्वीकार किया गया कि लोगों को काम का अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें उनके काम का एक पूर्ण जो एक हिस्सा है या उनका जो उचित एक वेतन है वह दिया जाना चाहिए। तो ये भी समाजवाद के भीतर एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आया, इसे स्वीकार किया गया। लेकिन समाजवाद के बाद साम्यवाद की स्थिति आने में कितना समय लगेगा, या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट से समाजवाद तक आने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगना चाहिए, यह बात मार्क्सवाद के भीतर स्पष्ट नहीं की गई। और इस बात के स्पष्ट ना करने का नतीजा यह हुआ कि कोई भी जो पार्टी होती है या उसके भीतर कम्युनिस्ट शासन के भीतर जो शासक होता है, वह लंबे समय तक एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट या समाजवाद की स्थिति के बारे में बात कर सकता है। वो ये कह सकता है कि अभी भी उसका समाज जो है वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थिति में गुजर रहा है, जहां पर अलग अलग तरीके के जो समूह हैं, जो रिएक्शनरी हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, उन समूहों का दमन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या शक्ति का या सत्ता का जो केंद्रीकरण है, वह एक व्यक्ति, एक समूह के हाथों में हो सकता है। तो ये जो एक स्थिति है वह भी मार्क्सवाद की जो बाद में जो उसकी सीमाएं आई उसमें ये साफ तौर पर सामने आती है। एक और चीज जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर देना चाहता हूँ कि बहुत तरह की जो एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं या फेबियन सोशलिज्म की जो बात है, वो भी एक मार्क्सवाद के भीतर उभर कर सामने आई, जिसमें जो एक समाजवादी राज्य का लक्ष्य होता है उसे अपनाने की बात कही गई। जैसे मिसाल के तौर पर लेबर पार्टी का उदाहरण हम ले सकते हैं ब्रिटेन में, कई अन्य देशों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां उभर कर सामने आई। हिंदुस्तान में हम नेहरू और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों की बात कर सकते हैं, जिसमें यह माना गया कि असल में जो उत्पादन के माध्यम से जो भी चीजें सामने आती हैं उन्हें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना आवश्यक है। राज्य की थोड़ी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए सामाजिक असमानताओं को कम करने में। तो पूरी तरीके से मार्क्सवाद के सिद्धांतों का अनुकरण नहीं था, बल्कि जो क्लासिकल मार्क्सवाद के समर्थक थे या जो कट्टर रूप से अपने आप को मार्क्सवादी मानते थे, वो एक तरीके से इन नीतियों की आलोचना भी करते रहे, यह कहकर कि यह असल में जो पूंजीवाद की जो पूरी व्यवस्था है उसके भीतर जो शोषण है उसको छिपाने का काम कर रहा है या उस पूंजीवाद को कायम रखने का एक बहाना बन जाता है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा एक तरीके से जो मार्क्सवाद के भीतर जो समाजवाद का लक्ष्य दिया गया उसने काफी लोगों को प्रभावित किया और उसके माध्यम से एक समाजीकरण या ऐसी नीति अपनाना जिससे उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो और राज्य जो है वो काफी हद तक लोगों की भलाई का काम करे, यह चीज स्थापित हुई। और इसमें हम मार्क्सवाद के प्रभाव को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी नीतियों को अपनाने वाले बहुत सारे राजनेता मार्क्सवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे थे। तो लेकिन बहरहाल अगर हम साम्यवाद की चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि जो साम्यवाद या कम्युनिज्म की अवस्था है वह एक आखिरी
मानव इतिहास के विकास के चरण की आखिरी अवस्था है और इस अवस्था में यह माना जाता है कि जो उत्पादन के साधन होंगे उनका पूरी तरीके से समाजीकरण हो जाएगा। लोग जो हैं वो साहचर्य या एसोसिएशंस बनाकर अपने मामलों को संभालेंगे। मार्क्स ने साम्यवाद की पूरी स्थिति कैसी होगी इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन मार्क्स मार्क्स के लेखन में यह बात सामने आती है और कुछ हद तक एंगल्स के लेखन से भी कुछ पहलू को इसमें जोड़ा जा सकता है। तो उसमें उन्होंने यह कहा कि धीरे धीरे जो राज्य होगा वो विलुप्त हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं। तो ये एक स्थिति होगी। लोगों के पास जो निजी संपत्ति होती है वो संस्था खत्म हो जाएगी। लोगों के पास निजी संपत्ति रहेगी, लेकिन वह निजी संपत्ति बस उनके अपनी जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, बहुत ही जो मिनिमल जरूरत की वस्तुएं, यानी कि अपने कपड़ा या अपने लिए कुछ हल्के फुल्के और जरूरत की वस्तुएं, उसी रूप में निजी संपत्ति रहेगी। इसके अलावा वो एक फॉर्मूला देते हैं, वो ये कहते हैं कि साम्यवाद की स्थिति में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। यानी कि यह एक धारणा है साम्यवाद की इस अवधारणा में कि वह एक प्रचुरता की स्थिति होगी, काफी बड़ी मात्रा में संसाधन होगा और उन संसाधनों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और उसमें एक बड़ी ही रोमानी सी तस्वीर भी सामने आती है कि लोग जो हैं वो मजबूरीवश कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वो अगर कुछ समय तक कार्य करेंगे और बाद के समय में वो उन कामों को करेंगे जिन कामों को करना उन्हें पसंद है। उन्हें अगर कविताएं लिखना पसंद है तो कविताएं लिख सकते हैं, प्रकृति के वादियों में जा सकते हैं, मछली पकड़ने जा सकते हैं, इस तरह की स्थिति होगी। तो जितने भी शोषण से जुड़े हुए तत्व होते हैं वो साम्यवाद की स्थिति में आकर खत्म हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे मार्क्सवादियों ने, चूंकि साम्यवाद की स्थिति कहीं भी किसी भी राज्य ने दावा नहीं किया कि आ चुकी है, तो इसके बारे में बहुत गहरा सिद्धांतीकरण करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर हम जैसे माओ ने इस बारे में कुछ हद तक यह बात कहने की कोशिश की कि एक तरीके से कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सागर में लहरें आती रहती हैं वापस बार बार, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसे तत्व आएंगे जिनसे कि राज्य समाजवादी समाज को बचाने के लिए और एक बेहतर समतावादी समाज की तरफ आगे बढ़ने के लिए राज्य की आवश्यकता होगी। तो इसके बारे में बहुत ही स्पष्टता बाद के मार्क्सवादियों ने दिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि बार बार यह एक ऐसे आदर्श के रूप में जरूर सामने आता है जिसमें कि यह माना जाता है कि एक ऐसी स्थिति होगी जो शोषण विहीन होगी। तो ये एक तरीके से जो पूरी तस्वीर है मार्क्सवाद के भीतर साम्यवाद की, वह एक कुछ हद तक यूटोपिया ही बन जाती है, क्योंकि वास्तविकता के धरातल पर यह किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, यह बात सामने नहीं आती है। इसके अलावा यह भी है कि जिस तरीके की प्रचुरता की बात इसमें कही गई है वह भी कम से कम निकट भविष्य में बहुत साफ तौर पर दिखता नहीं है कि ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है जहां इतने संसाधन हो कि हर किसी की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाएं। अब एक और चीज है जो साम्यवाद की पूरे वर्णन में एंगल्स के लेखन से सामने आती है, जिसमें कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली के ओरिजिन की बात करते हैं उस पुस्तक में, जो कि कम्युनिज्म के आइडिया का हिस्सा मानी जाती है कि जो पुरुष और स्त्री होंगे साम्यवाद की स्थिति में वो फोर्स्ड रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें कि जो एंगल्स हैं उन्होंने परिवार की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि असल में आदमियों या पुरुषों ने अपनी संपत्ति को अपने जैविक संतान को देने की इच्छा के कारण परिवार का निर्माण किया और महिलाओं को एक तरीके से घर की चार दीवारी में बंद करके रखा। तो वो विवाह को अधिकांश मामलों में, कई मामलों में फोर्स रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं। तो यह माना जा रहा है कि जो साम्यवाद की स्थिति आएगी, जो आदर्श स्थिति होगी, वहां पर कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष किसी तरीके की बलात् या जबरदस्ती के रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, बल्कि लोग स्वाभाविक प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। तो ये जो एक स्थिति है या ये जो एक वर्णन है साम्यवादी समाज का, वह काफी आकर्षक लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो पूरी स्थिति हम देख सकते हैं कि साफ तौर पर कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कब वहां तक पहुंचेंगे, समाजवाद स्थापित हो जाने के बाद किस सीमा तक जाकर हम कहेंगे कि अच्छा अब यह स्थिति आ गई है कि मार्क्सवाद के हिसाब से साम्यवाद की स्थिति है,
और इसमें अब राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अब जो हर तरीके का शोषण है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, निजी संपत्ति काफी सीमित हो जाएगी। आखिर वह स्थिति कब आएगी इसके बारे में ना तो, या कितने समय बाद आएगी इसके बारे में ना तो मार्क्स और एंगल्स ने स्पष्टता से कुछ कहा और ना ही उनके बाद के विचारकों ने जो कि क्लासिकल मार्क्सवाद के समर्थक थे, उन्होंने इस पहलू को पर साफ तौर पर कुछ कहने की कोशिश की। लेकिन अगर हम मार्क्सवाद के भीतर जो इस तरीके के पूरा चिंतन था, अगर हम उसको देखने का प्रयास करें तो कुछ पहलू हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे पहलू ऐसे भी हैं जिसने एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश की कि जो मार्क्सवाद जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि किस तरीके से मार्क्सवाद के भीतर का जो वर्णन है वो बहुत ही साफ तौर पर सही साबित नहीं हुआ। एक तो यह बात है कि जो मार्क्सवाद को एक वैज्ञानिक अवधारणा मानने की बात थी, उसमें काफी हद तक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम सिर्फ उदारवादी विचारकों ने नहीं किया, बल्कि बहुत सारे मार्क्सवादियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि यह एक सही विचार नहीं है। और विज्ञान, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, विज्ञान होने का दावा कार्ल मार्क्स की तरफ से नहीं था। बाद में उनकी मृत्यु के बाद एंगल्स ने इस तरह की सोच रखी। लेकिन अगर हम थोड़े नजदीक जाकर देखें तो हम यह पाएंगे कि विज्ञान होने के इस दावे ने ही असल में बहुत सारे कम्युनिस्ट देशों के भीतर तानाशाही की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। अब अगर हम एक बार फिर से स्टालिन की बात करें तो यह एक स्थिति आ गई 1930 के दशक के आरंभ से ही, उसके या फिर हम कह सकते हैं कि 1920 के दशक के आखिरी वर्षों से ही, जिसमें यह माना जाने लगा कि अगर एक खास तरह की नीति कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के द्वारा अपनाई जाती है तो वह नीति जो है वह मार्क्सिज्म के हिसाब से है और वह साइंटिफिक है। तो अगर वह साइंटिफिक है, यानी कि इसी तरीके से चीजें होने ही वाली हैं, तो अगर इसके कारण से कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को दुख होता है, तो उसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक तत्व है उसको बाद में कई लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, काफी उसकी आलोचना की, खुद मार्क्सवाद के भीतर भी इसकी तीखी आलोचना हुई। दूसरा ये कि जो ये एक तरीके का मार्क्सवाद का दावा था, क्योंकि अगर विज्ञान है तो फिर वो एक तथ्य के रूप में ही होगा अगर मार्क्सवाद है तो। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे कि बाद के समय में मार्क्स के दूसरे कई तरीके के लेखन प्रकाशित हुए, जिसमें इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी महत्वपूर्ण है। उनकी जो एक एलिनेशन की जो अवधारणा सामने आती है और उसके आधार पर जो अलग तरीके का सैद्धांतिकरण हुआ या फिर अलग अलग दिशाओं में मार्क्सवाद के भीतर जो सैद्धांतिकरण हुआ, उन्होंने एक या साइंटिफिक मार्क्सिज्म का जो दावा था उस पर बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह लगाया। और मैंने तीसरे स्तर पर आपको यह बताया कि किस तरीके से जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की अवधारणा है वह अपने आप में समस्यापूर्ण अवधारणा है और उसके कारण कई तरीके की जो एक समस्याएं सामने आई मार्क्सवादी राज्यों में, जो मैंने पहले कहा कि विज्ञान के कारण भी है और इस धुंधली अवधारणा के कारण भी सामने आई। साम्यवाद की भी कई तरह की सीमाएं हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की कि वह सीमाएं इस रूप में हैं कि यह एक यूटोपियाई ख्याल ज्यादा लगता है क्योंकि कभी भी इसे वास्तविकता के धरातल पर उतारा नहीं गया और वास्तविकता के धरातल पर उतारने में कई तरह की सीमाएं भी साफ तौर पर सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर प्रचुरता का दावा, इतनी प्रचुरता के सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत काफी बड़ी संख्या में संसाधन होगा। और इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा हम मार्क्सवाद की देख सकते हैं वह यह देख सकते हैं कि मार्क्सवाद जो है अपने क्लासिकल रूप में कभी भी हर स्थान पर सफल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर इसकी बहुत ही बुनियादी अवधारणा पर हम बात करते हैं और वह है वर्ग की अवधारणा। तो पूंजीवादी समाज के भीतर अगर हम बात करें तो मार्क्सवाद का यह दावा रहा और बाद के मार्क्सवादियों ने कुछ हद तक इस पर काम भी किया जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख अभी करूंगा। मार्क्सवाद का दावा क्या था? मार्क्सवाद का दावा यह था कि पूंजीवादी समाज में समाज जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग है। पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआजी जो है उसका उत्पादन के साधनों पर कब्जा है और जो श्रमिक वर्ग है वो इसके लिए काम करता है। जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है
आरंभिक समय में कुछ अन्य वर्ग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति ये आती है कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रमिक वर्ग और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग बच जाता है। और चूंकि पूंजीपति वर्ग को मुनाफा चाहिए, वो लगातार इसका शोषण करता है, तो इसके कारण से ये इसकी स्थिति लगातार कमजोर होती जाती है और आखिरकार श्रमिक वर्ग के भीतर राजनीतिक चेतना आती है और वह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देता है। अब ये जो एक पूरा वर्णन था पूंजीपति वर्ग के बारे में और श्रमिक वर्ग से उसके संबंधों के बारे में, वह कई देशों में वास्तविकता के स्तर पर सामने नहीं आ पाया। कई देशों में इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई। जो पूंजीपति वर्ग थे उन देशों में उन्होंने श्रमिक वर्गों का लगातार शोषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों से, अपने कामों से यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से श्रमिकों के लिए एक बेहतर जीवन की व्यवस्था की जा सकती है, और उन्होंने वह व्यवस्था कायम करने की कोशिश भी की। बाद में कई दूसरे मार्क्सवादियों ने इस पर काफी गहराई से विचार किया और कुछ हद तक सैद्धांतिकरण भी प्रस्तुत किया। मिसाल के तौर पर ग्रामशी ने यह एक हेजेमनी की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने यह कहा कि जो क्रांति नहीं हुई बहुत सारे देशों में, जिसमें कि इटली भी एक देश शामिल था, ब्रिटेन का भी हम नाम ले सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा हम औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देख रहे थे। यह माना जाता है कि वहां सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति हुई, पर वहां पर क्रांति मार्क्सवादी अर्थ में नहीं हो पाई। तो उसके पीछे जो एक कारण बताते हैं ग्रामशी, वो ये कहते हैं कि जो शासक वर्ग होता है वह अपनी हेजिमनी कायम करता है, वह सांस्कृतिक रूपकों को अपनाता है और वह यह ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे कि श्रमिक वर्ग को भी यह एहसास होता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें उसका भी फायदा है, मौजूदा व्यवस्था से में उसके हितों का भी संरक्षण हो रहा है। तो ये और इस तरीके के कई तरीके के सांस्कृतिक रूपक अपनाए जाते हैं। तो ये एक तो पूंजीपति वर्ग इस तरीके से काम करता है, या मार्क्सवाद के अंदर की जो धारणा है वह है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि वास्तविकता के स्तर पर भी यह दावा कि लगातार जो श्रमिक वर्ग है उसकी स्थिति कमजोर ही होती चली जाती है, वह लगातार विपन्न होते जाता है और उसके पास अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए कोई साधन नहीं बचता है, यह दावा भी काफी कमजोर साबित हुआ कई सारे पूंजीवादी देशों में। और ये जो कैपिटलिस्ट उत्पादन वाले देश थे वहां पर श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। तो इस लिहाज से जो मार्क्सवाद के भीतर, ये क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर जो यह माना जाता रहा है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि श्रमिक वर्ग का लगातार शोषण होता है, वह पूरी तरीके से सही साबित नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से इसकी एक जो सैद्धांतिक स्तर पर जो इसकी कमियां हैं वह सामने आई हैं। दूसरे स्तर पर जो एक क्लासिकल मार्क्सवाद है जिसके भीतर जो एक लोकतांत्रिक मूल्य है, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था और बाद में जो अन्य सिद्धांतकारों के कामों में भी यह बात आई कि ये जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका लगातार क्षरण हुआ। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे कि 1990 के समय जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और उसके बाद से जो पूर्वी यूरोप के जितने सारे देश थे जहां पर कम्युनिस्ट शासन थे, जो कि जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर, उस दौर में वो शासन स्थापित हुए थे, वो भी धीरे धीरे करके अधिकांश देशों में समाप्त हो गए। और उसका कारण यह था कि लोगों को जब यह एहसास हुआ या लोगों को जैसे ही मौका मिला सोवियत यूनियन के विघटन के बाद कि, और सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचोव ने एक तरीके से उदारीकरण की नीति अपनाई और उससे लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया और जो अलग अलग राज्य थे वो उन्होंने अलग होकर सोवियत यूनियन से अपने खुद को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। तो ये इससे यह संकेत मिलता है, चाहे वो पूर्वी यूरोप के देशों का उदाहरण हो, चाहे वो सोवियत यूनियन का उदाहरण हो, वो उससे यह बात से पता चलती है कि क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों को जितना महत्व दिया जाना था उतना महत्व नहीं दिया गया, बल्कि इसे एक तरीके से यह मान लिया गया, जैसे मार्क्स ने यह माना कि यह जरूरी चीज है, लेकिन उन्होंने इसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए कोई खास एक प्रावधान करने की बात नहीं की।
लेनिन ने भी थोड़े हद तक इसके महत्व को माना, लेकिन जो एक रिएक्शनरी एलिमेंट्स के दमन का जो पूरा एक सैद्धांतिकरण था कि जो ऐसे तत्व जो कि समाजवादी या बोल्शेविक क्रांति को हटाकर फिर से पूंजीपति वर्ग को लाना चाहते हैं, उन वर्गों का दमन होना चाहिए। तो ये जो विचार था, इसके कारण उन्होंने भी इसका दमन किया और बाद के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में इसका दमन हुआ। कई अन्य जो देश थे जिन्होंने कि कम्युनिस्ट आइडिया को अपनाने की कोशिश की, जिसमें कि हम चीन का भी उदाहरण ले सकते हैं, तो वहां पर हालांकि अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस स्तर पर मार्क्स ने यह कहा था कि सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होगा और उसके माध्यम से एक जो देश है या एक राज्य जो है वो आगे बढ़ेगा साम्यवाद की ओर। तो और यहाँ बस मैं छोटा सा ये भी आपको देना चाहूंगा, इशारा करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि एक ही देश के भीतर समाजवाद की बात हो, लेकिन बाद के दौर में लेनिन और कई अन्य लोगों ने व्यवहारिक स्तर पर पहले एक देश और उसके बाद अन्य देशों की ओर आगे बढ़ने के विचार को अपनाया। तो ये भी एक बुनियादी अंतर्द्वंद रहा है इस तरीके के मार्क्सवाद में। लेकिन यहाँ जिस बिंदु की ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो उत्पादन के साधनों के समाजीकरण का लक्ष्य था, शुरुआत में राज्य का नियंत्रण हो और धीरे धीरे जब राज्य खत्म हो जाएगा तो समाज का उस पर नियंत्रण हो, वह विचार काफी हद तक असफल सा साबित हुआ है। खुद चीन ने अपने बाजार को खोला है, निजी पूंजी को बढ़ावा दिया है। तो ये एक तरीके से यह दिखाता है कि मार्क्सवाद का जो विचार है वह सैद्धांतिक स्तर पर कई बार कमजोरियों का शिकार रहा है और व्यवहारिक स्तर पर उसकी जो कमजोरियां हैं वह काफी साफ तौर पर सामने आई हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अपने क्लासिकल रूप में, जिसमें कि पूंजीवादी समाज में मौजूद शोषण की बात कही गई है, जिसमें एक कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म वाले समाज की स्थापना का स्वप्न देखा गया है, उस रूप में मार्क्सवाद बिल्कुल ही व्यर्थ है। क्यों कि मार्क्सवाद व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि यह जो पूंजीवाद के भीतर जो लगातार शोषण की व्यवस्था है, लगातार पूंजी के कुछ हाथों में केंद्रीकृत होने की जो एक प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ मार्क्सवाद एक मजबूत आलोचना के रूप में सामने आता है। उसमें जो कुछ, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी जगहों पर मजदूरों की स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी अधिकांश स्थानों पर मजदूरों की स्थिति खराब ही है। तो उसके खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत, ताकतवर और जोरदार आलोचना के रूप में मार्क्सवाद का महत्व बना हुआ है और यह महत्व आगे भी बना रहेगा, क्योंकि यह एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिसके माध्यम से एक ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखा जा सकता है जो कि शोषण से रहित हो, जिसमें कि पूंजी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो, जिसमें कि लोग सिर्फ अपनी जीविका को किसी भी तरीके से चलाने के लिए ही काम करने के लिए मजबूर ना हो, बल्कि वो एक मानवीय जीवन की ओर आगे बढ़े। तो सैद्धांतिक स्तर पर कुछ सीमाओं के बावजूद, व्यवहारिक स्तर पर कई विफलताओं के बावजूद, मार्क्सवाद एक विश्लेषण के यंत्र के रूप में और एक बेहतर भविष्य के स्वप्न के रूप में काफी प्रासंगिक है। कल या अगले लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे तो हम मार्क्सवाद के भीतर जो अलगाव की जो पूरी अवधारणा है उसकी बात करेंगे, जिससे हमें यह अंदाजा लगेगा कि खुद मार्क्स के लेखन में भी एक अलग तरह की आवाज है और उसके सहारे बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सैद्धांतिकरण किया है, जो कि एक नई दिशा में मार्क्सवाद को ले जाता है। तो मार्क्सवाद के से जुड़े हुए इस पूरी चर्चा को मैं यही विराम दूंगा। मुझे ये उम्मीद है कि मार्क्सवाद से जुड़े हुए कुछ मूल या बुनियादी पहलुओं को समझने में यह जो पूरा लेक्चर है वो सहायक होगा और आप इस पूरे लेक्चर के माध्यम से इन तत्वों की एक समझ बना पाएंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं और उस संदर्भ में मैं अपना ज्यादा सुविधा के लिए आपको अपना ईमेल आईडी दे सकता हूँ, KAMAL कमल NAYAN CHOUBEY कमल चौबे @gmail.com। ये जो एक आखिरी स्लाइड है, काफी संभावना है कि उसके नीचे वो चीज हो, कमल चौबे @gmail.com। इस पे नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको
swm.com लिख लेंगे और अगर आपका कोई विशेष सवाल है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, जिसपे या तो मैं मेल के थ्रू आपका जवाब दे दूंगा या फिर हम उस पर बात कर सकते हैं अलग रूपों में। मैं अपनी इस पूरी चर्चा को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।